श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज होशियारपुर से आज फिर आपके समक्ष एक नई पॉडकास्ट सीरीज का डे 2 जो कि हमारी सीरीज बन रही है आयुर्वेदा डे पे, जो इस बार 23 सितंबर को सेलिब्रेट हो रहा है, उसके लिए उपस्थित हुई हूँ। आप सबका स्वागत है सीरीज में। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर रूपाली। नमस्कार मैम। Dr. Rupali is working as an assistant professor in the Department of Rog Nidan in our very esteemed college। और आज का जो इनका टॉपिक है जो कि बड़ा ही अनटच्ड टॉपिक मैं मानूंगी, जो कि है आचार रसायन। सो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्लीज़ बताएं कि आचार रसायन क्या है, या आपके टॉपिक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमारे गेस्ट को दे दें। ठीक है, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। जब भी हम रसायन या आचार रसायन की बात करते हैं तो मेरा मानना ऐसे ही जैसे हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है कि पहले स्वास्थ्य की रक्षा करो, बाद में ट्रीटमेंट करो। तो जब भी हमें अगर आयुर्वेद को पूरा करना है या आयुर्वेद के मोटो को लेके चलना है तो हमें फर्स्ट चलना चाहिए स्वास्थ्य के रक्षण के लिए। अब बोला जाता है कि आचार्य चरक की जो चिकित्सा है वो सबसे श्रेष्ठ है, कि चिकित्सा है सबसे श्रेष्ठ चरक आचार्य चरक जी को माना गया। बट उसमें भी उन्होंने सबसे पहले रसायन का वर्णन किया, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि हमारा जो प्रयोजन है वो पूरा हो, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले रसायन का वर्णन किया। और मुझे क्या आपको भी ऐसा लगता होगा कि सब यही चाहते हैं कि कभी डिजीज ही ना हो। अगर हम हमेशा हेल्दी रहें, दैट इज गुड फॉर अस। तो हमेशा हेल्दी रहना इज बेटर देन कि हमें कोई डिजीज हो। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया कि सबको पता लगे कि कैसे हम रसायन का या आचार रसायन को फॉलो करके हमेशा हेल्दी रह सकते हैं, या बच्चों में स्टार्ट से ही हम ऐसी हैबिट्स लाएं कुछ कि बच्चों में कभी डिजीज हो ही ना। जैसे कि ये टॉपिक ही आचार रसायन है जो कि आचरण पे मैटर करता है, मेन फोकस इसका आचरण है। तो मैं पहले चाहूँगी कि आप बताएं कि रसायन क्या है और उसमें से भी आचार रसायन का क्या मतलब है। रसायन वर्ड को लेते हैं तो रसायन वर्ड 2 वर्ड से बना है। रस मतलब ऐसे पोषक तत्व, मतलब नरिशमेंट जो हमें दे, और आयन मतलब साधन। तो जो नरिशमेंट का साधन है उसको हम रसायन देते हैं। तो श्लोक आया है कि जैसे रसायन क्या क्या हमें गुण दे सकता है, दीर्घ आयु, मेधा, आरोग्य। आरोग्य मतलब डिजीज फ्री, ठीक है, हमारी कांति को बनाएगा, हमारे वर्ड को बनाएगा। तो आजकल कह रहा लोगों को चाहिए क्या, एक तो अच्छी आयु चाहिए, डिजीज फ्री चाहिए, सुंदरता चाहिए। अगर ये सब कुछ हमें रसायन से मिल रहा है तो वाई नॉट रसायन, वी शुड यूज रसायन। अब अगर आचार रसायन की बात करें तो रसायन को स्थूल रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है। आश्रिक जो हम औषध रूप में लेते हैं, और एक आचार रसायन। आश्रिक मतलब जैसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो हम इंटेक करते हैं। ड्रग्स के रूप में जैसे कोई रसायन ले लिया, आंखों की रसायन का सेवन कर रहा है कोई पर्टिकुलर इंसान। और आचार रसायन मतलब हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, उसमें थोड़ा विहार, थोड़ा सा आहार भी इंक्लूड किया गया कि हमें क्या खाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे और कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो सब चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा आचार्य चरक एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रसायन का सेवन कर रहा है तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन अपनी बॉडी की करवाइए। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी भागदौड़ जिंदगी में किसी के पास डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है। अगर बाई चांस कोई करवा भी लेता है डिटॉक्सिफिकेशन, तो रेगुलर बेसिस पे रसायन को सेवन करना एक पर्टिकुलर टाइम पे, इज इट पॉसिबल कि कर पाए। फिर भी जो वो भी कर रहा है उसमें आचार्य चरक बोलते हैं कि अगर कोई रसायन सेवन कर रहा है बट उस टाइम पे वो झूठ बोल रहा है, चुगली कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसे रसायन का कोई भी गुण प्राप्त नहीं है। बट अगर कोई व्यक्ति आचार रसायन का सेवन कर रहा है, आचार रसायन के रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो उसे रसायन खाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना वैल्यू है आचार रसायन का। अगर सिर्फ ऐसा करने से हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों ना हम आचार रसायन को फॉलो करें। दूसरी चीज़, जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, तो जैसे हमारी गीता में लिखा है कि हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। तो आफ्टर लाइफ क्या चाहिए, मोक्ष। अगर वो भी हमें वहाँ से मिल रहा है तो हमें आचार रसायन जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर रूपाली आपने इतना अच्छा बताया रसायन के बारे में, उसकी टाइप्स बताई, उसका खाने का टाइम शेड्यूल बताया, और इवन ऐसी चीज़ें भी बताई कि अगर आप उस टाइम पे पर्टिकुलर पे नहीं ले रहे हो, साथ में आप मेंटली लाइक ट्रॉमा में हो या अपसेट हो, तो वो रसायन इफेक्ट नहीं देंगी। और आज की जो यूथ से लेके ओल्ड एज, यंग, आप हर एक जॉनर के लोग देखो, सबको ही रसायन की ज़रूरत है। बिकॉज हमारे खाने की टाइमिंग्स, लाइफस्टाइल, हर एक चीज़ बहुत ही ऑड हो चुका है जो कि मैनेजेबल नहीं है। और आपने उसमें एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड बोला आचार रसायन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन हमारे व्यूअर्स को भी उसको जानने के लिए उत्सुकता होगी। वो लोग सोच रहे होंगे कि आचार रसायन क्या है, बिकॉज ये वर्ड, ये टॉपिक
आज तक इतना डिस्कस नहीं हुआ है आयुर्वेदा में, अगर पॉडकास्ट में बात की जाए। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर अपने हाईलाइट करो इस वर्ड को, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करो। मैम, जब हम आचार रसायन की बात करें तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है आचार्य ने बताए हैं। तो अगर हम उसको डिवाइड करें स्थूल रूप से कि कैसे उनको डिवीज़न कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारे किस कंडक्ट के अंदर आता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे मेंटल कंडक्ट, गुड मेंटल कंडक्ट को बनाती हैं, कुछ हमारे गुड बिहेवियर कंडक्ट को बनाते हैं, कुछ हमारे गुड पर्सनल कंडक्ट के लिए हैं, कुछ हमारे गुड मोरल कंडक्ट के लिए और कुछ गुड रिलीजियस कंडक्ट के लिए। तो उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सारे जितने भी पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन किए, कहीं ना कहीं वो जाके हमारे फिजिकल हेल्थ को अच्छा करे या मेंटल हेल्थ को। और आज के एरा में सबसे बड़ा जो दिक्कत है हमारे यूथ में या कुछ लोगों का स्ट्रेस। तो जब भी बॉडी में स्ट्रेस रिलीज होगा, तो अगर हम साइंटिफिकली थोड़ा बात करें तो क्या रिलीज होगा? कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, और ये सब जाके क्या करेंगे? डिजीजेस करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम बोलते हैं यार वो तो इतना एक्सरसाइज करता तो उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया, या वो तो बिल्कुल फिट था, उसकी दिनचर्या भी अच्छी थी, फिर भी ऐसे, क्योंकि उन लोगों में स्ट्रेस बहुत है। अगर वो स्ट्रेस कम हो जाए किसी वजह से, हम ऐसा ही बिहेवियर अपना रखें कि उनका स्ट्रेस ही कम हो जाए, उसके अलावा वो एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, अपनी डाइट जो कर रहे हैं, तो चांसेस है कि उनको डिजीजेस कम होंगे, वो हेल्दी रहेंगे। यही कॉज है आजकल इतनी डेथ्स बढ़ गई है, क्योंकि हरदम स्ट्रेस का माहौल है, हर किसी में सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस। एज वी ऑल नो कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, और इसका अपने आसपास की सराउंडिंग्स, नेबर्स, सब पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगर हम खुश हैं, हमारी सराउंडिंग्स अच्छी, तो हमें अच्छा ही फील होगा, और अगर हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है तो हमें डायरेक्टली वो हैम्पर करेगी ही। और इसी के साथ आचार रसायन की बहुत सारी सब टाइप्स भी होंगी, तो आप प्लीज़ एक एक करके एक सब टाइप्स को एक्सप्लेन करें। स्पेशली आप कोई नहीं, मैं पूछती हूँ, आप सबसे पहले कौन से वाली करने वाले हो? तो आप प्लीज़, ये ऑप्शन आप पे, आप स्टार्ट कर दीजिए किसी भी उस पर। तो मैम, हम सबसे पहले शुरू करेंगे, क्या करना चाहिए आप बताइए। ब्रेन। तो ठीक है, सबसे पहले ब्रेन से शुरू करेंगे, मतलब गुड मेंटल कंडक्ट। लेट्स स्टार्ट। या प्लीज। गुड मेंटल कंडक्ट, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है सत्यवादिता, कि हमेशा सच बोलना चाहिए। अब देखो, जैसे हम कभी झूठ बोलते हैं तो वो कहावत है ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले, फिर हम झूठ के बाद झूठ के बाद, और उसमें सबसे ज़्यादा डर क्या आता है? झूठ पकड़े जाने का, और वो डर हमें हमेशा सताता है, और वही क्या करता है? स्ट्रेस रिलीज। और वही बात आ गई कि स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल होगा, कॉर्टिसोल है एड्रेनलिन होगा, एड्रेनलिन में तो डिजीजेज होंगी। तो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट कि सच बोलना शुरू कर देना चाहिए सबको, क्योंकि जितना झूठ बोलेंगे उतना अपना नुकसान है, दूसरे का तो कुछ भी नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें अक्रोध, कि गुस्सा नहीं करना है। अब गुस्से का इम्पैक्ट मेंटल, सबको पता है कि गुस्सा करते हैं तो मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, स्ट्रेस होता है, वो तो सब हो गया। पर फिजिकली भी इसका बहुत इम्पैक्ट है। जैसे अगर आयुर्वेद के इसमें चले, गुस्सा करेंगे पित्त बढ़ेगा। अब पित्त बढ़ेगा तो हमारा सारा जो सिस्टम है, आयुर्वेद में बोला है रोगा सर्वपि मंदन, कि अगर मंद अग्नि है, अग्नि अच्छी नहीं है, विषम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अग्नि से रिलेटेड है, तो डिजीजेज होंगी। तो अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम उस पित्त को इम्बैलेंस करें, कहीं ना कहीं हम अपनी डाइजेस्टिव पैवर को इम्बैलेंस करें, तो हम इन्विटेशन देने के डिजीजेस आओ हमारे पास। तो ये हमारा फिजिकल मेंटल दोनों चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगला आता है प्रशांतम, मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव के। अब थिंक बिफोर यू स्पीक। अब कोई इंसान कुछ शांत होगा तो वो जब भी कुछ बात बोलेगा या कुछ भी करेगा तो वो सोचेगा कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है। वो कभी डिसीजन गुस्से में नहीं लेगा। हम कई बार क्या करते हैं, हम बुरे नहीं हैं, हम कई बार क्या करते हैं, गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं, या कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, हमें बाद में खुद को रिग्रेट होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया या मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। और हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि सामने वाले को कन्फेस भी कर सकें। बहुत रेयर पीपल होते हैं जो कन्फेस कर पाते हैं, और उसी को सोचते 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 हम अपनी लाइफ खराब करते हैं, हमें डिजीज हो जाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है युक्तिज्ञ, मतलब हर चीज़ सोच समझ के करनी है। तो एक कोटेशन है, फेल टू प्लानिंग इज प्लान टू फॉल, कि अगर हम प्लानिंग से कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक दिन हम गिरेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने जब पुरुषार्थ की बात की है कि धर्म, अर्थ, काम, ये चीज़ें चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो 3 जो पुरुषार्थ है हमें युक्ति से मिल जाते हैं। अगर हम युक्ति लगाएं, हर चीज़ में सोच समझ के चलें, मान लो हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट कैसा, अगर देखा जाए तो युक्तिज्ञ में सब कुछ ही आ जा रहा है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ें। तो इन पॉइंट्स में हमने देखा कहीं ना कहीं मेंटल और फिजिकल दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हेल्दी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ
हेल्दी बॉडी। तो कहीं ना कहीं डिजीजेस यहीं से शुरू होती है। हम घर पर सोचते हैं हम अच्छा तो खा रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं, फिर क्यों बीमार हो रहे हैं? यही कारण है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, शांत स्वभाव की नहीं है, कोई चीज़ बिना सोचे समझे कर रहे हैं। तो ये हमारे मेंटल कंडक्ट को खराब करते हैं, और मेंटल कंडक्ट खराब है तो फिजिकल कंडक्ट भी खराब है हमारा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम मेंटल कंडक्ट के अंदर लेते हैं 4 रसायन से। तो जो डॉक्टर रूपाली ने ये बातें बताई ये हमें बचपन से ही सिखा दी जाती हैं। जब हम पैदा होते हैं उसका हमारे पेरेंट्स जब हमें पहले संस्कार देने लगते हैं तो यही संस्कार होते हैं। झूठ नहीं बोलना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, रेंटलेसली किसी को कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना है। और वही चीज़ें देखे जाए अगर हम बड़ी स्टेज में उसका कोई मैटर नहीं लगता, हमें लगता है हम क्या सिखा रहे हैं। बस ये कि सबने सिखाया है, सब अपने बच्चों को ऐसे ही पेरेंटहुड में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो बिना सोचे समझे, बिना उसका कोई डीप इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे क्या होगा लेटर ऑन, हम ये सोचते नहीं। और सब लोग इतना ही करते हैं, बस वहाँ तक ही रह जाती हैं वो, स्कूल तक या हमारे टीनेज तक। और टीनेज के बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है एडल्टहुड की, तब ये चीज़ें धीरे 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 हर कोई भूल जाता है। बट हमें ये सारी चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करके रखनी है, क्योंकि ये आज नहीं पर बहुत टाइम बाद ये हमारी बॉडी पे गुड इम्पैक्ट डालेंगी ही डालेंगी। और इसी के साथ मैं डॉक्टर रूपाली को बोलूँगी कि आप अपना नेक्स्ट जो सब टाइप है उसकी सोशल कंडक्ट, उसके ऊपर प्लीज़ फोकस करें, हम सबको समझाएं। जैसे मैम आपने बोला कि अब मैं थोड़ा सोशल कंडक्ट को एक्सप्लेन करूं, तो जैसे आपने बताया कि बच्चे को हम सब कुछ सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और जब टीनेज तक वो आते हैं वो सब भूल जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ लैक हैं कि जैसे बच्चा दादी से भी 1 रुपया चुरा के ला रहा है तो हम बोलेंगे अच्छा वाह, ये हम खुश होंगे, ठीक है। या वो कुछ अजीब हरकत कर रहा है जो गलत है, मोरल जो है एथिक्स है उसके खिलाफ, और हम खुश होते हैं कि बच्चा है कोई बात नहीं, लेट इट बी, हम उसको नहीं टोकते। तो कहीं ना कहीं वो जाके उसको बड़े में ऐसा लगता है कि यार इट्स नॉर्मल, ये ऐसा कर सकते हो, फिर वो बड़ी चीज़ें करने लगता है। मतलब वो छोटी 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 चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट आती हैं। सोशली कंडक्ट में अगर इसके कुछ पॉइंट्स देखें तो उसमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अहिंसा, कि लड़ाई नहीं करनी। अब लड़ाई जो है सिर्फ ये नहीं कि फाइट कर लिया, ये फिजिकली भी है, मेंटली भी है, और हम वाचिक मतलब अपने माउथ से भी करते हैं। लड़ाई करी तो लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, फिजिकल हेल्थ हमारी भी बिगड़ेगी, सामने वाले की तो चलो हम बिगाड़ रहे हैं, और अपनी भी हम हेल्थ बिगाड़ेंगे, ठीक है। या अपने से बलवान से लड़ाई कर ली तो हम गए। उसके बाद अगर हम चले वाचिक, गाली गलौज करना, गलत बातें करना, तो वही हमें भी स्ट्रेस है, ठीक है, वही स्ट्रेस कॉज कर रहा है। फिर आ जाता है हमारा मानसिक, ये मन में किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत विचार ला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस कर रहा है। एट लास्ट क्या होगा, डिजीजेस। उसके बाद हम बात करें प्रियवादिनम, कि बहुत ही पोलाइट होना चाहिए। जब हम बहुत पोलाइटली किसी से बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो डोपामिन रिलीज होता है उस टाइम पे। जब हम बहुत पोलाइट है, हैप्पी है, डोपामिन रिलीज होता है, ऑटोमेटिकली वो कॉर्टिसोल को कम करता है, तो वो स्ट्रेस को अपने आप कम करता है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, एज बीइंग अ डॉक्टर्स, हम डॉक्टर हैं, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उससे बहुत पोलाइट है, वो वैसे ही दुखी है, डिजीज़ लेके आया, अगर हम बहुत पोलाइट है, वो खुश होगा, उसमें डोपामिन रिलीज हो, कहीं ना कहीं अगर वो स्ट्रेस में है। आजकल के मोस्टली पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनमें डिजीज़ कम है और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। तो हम सक्सेसफुल डॉक्टर्स बन रहे हैं अगर हम वैसे, अगर हम उस पर चिल्लाएंगे तो वो वैसे ही दुखी है, वो और दुखी होगा, और उसको डिजीज़ होंगे, वो ठीक नहीं होगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को टीनेजर में भूलने का एक कारण ये है कि हम क्या करते हैं, इसके बारे में पता ही नहीं है। ये लगता है कि सिर्फ शिष्टाचार है, सीख लिया, आ गया, हो गया, अब हम बड़े हो गए, अब ज़रूरत नहीं है। जब सब लोगों को पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लाइफ टाइम के लिए, और इसको अगर हम लाइफ टाइम तक फॉलो करें तो कितना अच्छा इम्पैक्ट होगा हमारी बॉडी पे। तो मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए स्कूल्स में, या स्कूल में कोई बच्चा गलत काम होते देख रहा है, अगर एज अ पेरेंट अगर हम आके कोई बोल रहे हैं कि मम्मा मैंने ये सब चीज़ देखी, तो वी शुडंट इग्नोर दैट। हमें इग्नोर नहीं करना है, बच्चे को समझाना है कि हाँ वो गलत है, ताकि वो कभी गलत ना करे। अगर हम इग्नोर करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कल को वो भी गलत करेगा, चाहे हमने नॉर्मली इग्नोर किया कि हमारे बच्चे ने नहीं किया ऐसा काम, बट उसको लगेगा यार मदर इग्नोर कर रही है, फादर इग्नोर कर रहे, इट्स नॉर्मल, मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो टॉफी चुरा रहा है तो मैं भी चुरा सकता हूँ। तो वो गलत इम्पैक्ट है। वो चीज़ें जो है बच्चों को बाद में भी सिखानी चाहिए कि इसका लाइफ टाइम तक कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमारे टॉप लीडर्स इंडिया के, जिनमें से एक है महात्मा गांधी, उन्होंने भी बोला अहिंसा परमो धर्म।
तो अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो अहिंसा, नॉन वायलेंस ही अडॉप्ट करनी चाहिए, तभी सोसाइटी हारमोनियस रहेगी और आप हारमनी में आराम से, और आपके हार्मोन्स जो हैं वो फ्लक्चुएट नहीं होंगे। और जैसे डॉक्टर रूपाली आपने बोला कि स्पेशली टीनेज जो ऐसी ही है उसमें कई हार्मोन बिल्डअप हो रहे होते हैं, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो उस टाइम पे नॉर्मली जो टीनेजर चाइल्ड है वो वैसे ही थोड़ा बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। आजकल डिप्रेशन और सोसाइटल प्रेशर इतना है, एजुकेशन सिस्टम, हर एक चीज़ का, तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर होता ही है उस बच्चे पे भी, पेरेंट्स पे भी, बिकॉज वर्क कल्चर ऐसा है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, या फिर उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर होता है, तो कैसे ना कैसे वो कॉप अप करना मुश्किल होता है। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि काउंसलिंग के लिए जाते हैं आजकल, नॉर्मली छोटे से छोटे बच्चे की भी काउंसलिंग हो रही है, स्कूल्स में काउंसलर्स हैं वो, इसीलिए वो आपने बिल्कुल ठीक बोला, प्रशांतम प्रियवादिना, कि कोई उनसे प्यार से बात कर ले, कोई उनको सुन ले। वैसे ही सेम पेशेंट्स के साथ भी बिल्कुल 100% श्योर है कि ऐसा ही होता है। आप जरा सा किसी के साथ प्यार से बात कर लेते हैं तो उसका 80-90% स्ट्रेस या डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट कंडक्ट पे चलते हैं, प्लीज़ आप उसको एक्सप्लेन करें। मैम, जो मेरा अगला पॉइंट है दैट इज़ गुड पर्सनल कंडक्ट। अब हमें पर्सनली अपने लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो हम उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला गया अनायास, कि मतलब कोई भी काम है उसमें ओवर एक्सर्शन नहीं करनी है। अब लोगों को लगता है हम जिम जा रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बहुत फिट होंगे, ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, अब जिम में 2-2, 3-3 घंटे बिता रहे हैं तो हम तो बिल्कुल फिट है। नो, दैट्स रॉन्ग। किसी भी बॉडी को अगर ओवर एक्सर्शन कराया जाए, या मान लो रबड़ है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे वो भी टूटेगा, तो बॉडी भी वैसे उसको ओवर एक्सर्शन करेंगे तो वो हमारे लिए साइड इफेक्ट ही है। आचार्य ने भी जब व्यायाम का वर्णन किया तो उन्होंने बोला कि व्यायाम तब तक करो जब तक अर्धशक्ति है, अर्धशक्ति तक व्यायाम करो, उसके बाद व्यायाम को बंद कर दो। मतलब जब तुम्हारी सांस फूलने लग जाए या माथे में, हाथ पैर में पसीना आने लग जाए तो छोड़ दो व्यायाम, वहीं तक करना है। बट आज की यूथ क्या है कि ओवर एक्सर्शन कर रही है, हम तो जिम जाते हैं, हम तो बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं खुद को वहाँ से डिजीज़ लेके आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, वो उल्टा कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो सम जागना स्वप्न, कि समय पे सो, समय पे जागो, वो तो आजकल मुझे लगता है कि किसी में भी नहीं है। एज बीइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी नहीं, एज बीइंग टीचर्स हमारा खुद का ऐसा है, पर हमें ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दिन का टाइम है अगर हम वहाँ सोते उस टाइम सोते हैं तो कफ बढ़ता है, अगर कफ दोष बढ़ेगा तो कफस डिजीजेस करेंगी, रात में जागेंगे तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो वातज डिजीजेस होंगी। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो है वो मेलाटोनिन सिक्रेट होता है मिडनाइट में, और वो यूज़फुल है हमारी स्लीप साइकिल को बनाए रखने के लिए, हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवाता है। तो अगर उस टाइम पे हम जाग रहे हैं, मेलाटोनिन सिक्रेट नहीं होगा बॉडी में उतना जितना नीड है, तो वो प्रॉपर जो है डाइजेशन नहीं होगा, हमारा बीपी, हार्ट रेट, तो इनफैक्ट वो जाके डिजीजेस ही करेगा। इसलिए टाइम पे सोना, टाइम पे जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बहुत वास्ट टॉपिक है, फिर कभी इस पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कहता है नित्य क्षीर घृताश्रम, कि रेगुलर बेसिस पे दूध पियो, रेगुलर बेसिस पे घृत लो। आप दूध के गुणों पे जाओ तो दूध जो है मीठे है, ब्रहण करता है, ब्रहण मतलब नहीं कि मोटापा लाएगा, कि स्थूल जितना सम बॉडी आपको होना चाहिए उतना वो आपको बनाएगा। उसके अलावा अमृत के समान भी दूध को माना गया है। घृत का देखें तो घृत क्या है कि हमारी डाइजेस्टिव पावर को जो है बैलेंस में रखता है। वैसे ही बात मैंने पहले बोली थी कि मंदाग्नि से ही डिजीज होती है, तो अगर घृत ले कोई रेगुलर बेसिस पे तो उसकी अग्नि जो है वो प्रॉपर काम करेगी। या किसी का जो है कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो अगर हम घृत लेते हैं तो हमारा जो पूरा कोष्ठ है, जीआई है, वो बिल्कुल स्मूथ लुब्रिकेटिंग हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन तक को ये ठीक कर सकता है। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे घी लेगा, दूध लेगा तो उसको ये दिक्कतें होंगी नहीं, कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं अगर वो ऐसा करे। इसके अलावा हम ले सकते हैं, एक है देश काल प्रमाणित, कि मतलब देश कैसा है। अब देखो हिमाचल के लोग हैं उनका डाइट अलग है, पंजाब के अलग है, राजस्थान का अलग है। राजस्थान में डाइट हिमाचल वाले लेने लग जाए उनको कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, या पंजाब की डाइट हम हिमाचल में जाके नहीं कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हर देश के अकॉर्डिंग अलग अलग आहार विहार है। वैसे काल के अकॉर्डिंग कि कौन सी ऋतु है, इसलिए सबको ऋतुओं का बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी ऋतु, जैसे अभी वर्षा ऋतु थी, शरद ऋतु शुरू हो रही है, तो उसमें क्या खाना है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी। आजकल मार्केट में सारी सब्जियाँ आ रही हैं, हर सब्जी को लोग खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। हमें लग रहा है हमारी फेवरेट सब्जी है, भिंडी मिल रही है, 12 महीने खाओ आराम से, बट नहीं, वो हमारे नुकसानदायक है। फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जब हम खुद को ही, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस सीज़न में क्या खाना है। या सीजनल सब्जी तो पता होती है हम सबको कि इस सीज़न में ही सब्जी आती है, हम फिर भी वो ना खा के दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, तो
क्या वो हमारे लिए अच्छा है? तो कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल कंडक्ट ही अच्छा नहीं है। जब तक वही सही नहीं होगा बाकी हम वो सही कर ही नहीं सकते हैं। जैसे डॉक्टर रूपाली आपने पर्सनल कंडक्ट का इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि पर्सनल कंडक्ट के अंदर आपका आहार आ रहा है, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, है ना। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज का बता रहे थे, आपका हर एक चीज़ आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन की, आपकी डाइटरी हैबिट्स का क्या इम्पैक्ट है, आपकी एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट है, ओवरऑल बॉडी पे आपकी स्लीप साइकिल जो कि आजकल सबकी ही डिस्टर्ब्ड है। नोबडी इज़ टेकिंग प्रॉपर स्लीप, या तो ओवर स्लीप बोलूँगी मैं, ओवर स्लीप इज़ नॉट अ गुड वर्ड, बट हाँ ज़रूरत से ज़्यादा टाइम पीरियड एक्सटेंड कर लेते हैं, या अपनी तरफ से आप कुछ और काम की वजह से या सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से, स्पेशली बच्चे बड़े बूढ़े सबके हाथ में मोबाइल्स हैं, सब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और उसकी वजह से सबकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है और उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ ही रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर बात की जाए इससे पुराने टाइम की, तो अकॉर्डिंग टू ऋतुचर्या, दिनचर्या, हर कोई घर व्यवस्थित रहता था, एक टाइम शेड्यूल था, सबको उठना है, क्या काम करने हैं, क्योंकि सब चीज़ें ऑटोमेशन पे नहीं चलती थी, सब हर चीज़ ऑटोमेटिक है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है और हमें ये सुधारना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया हुआ है और ये अगर कोई 5% भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी ऐड ऑन करता है तो उसके बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट होने वाला है उसकी बॉडी पे, उसकी लाइफ पे, इवन उसकी सोसाइटी पे, बिकॉज हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो एक एक बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे पूरी सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसी के साथ आप अपने नेक्स्ट जो कंडक्ट है उसको एक्सप्लेन करें। मेरा नेक्स्ट कंडक्ट है गुड मॉरल कंडक्ट। अब मॉरली अगर हम आए तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा आजकल प्रॉब्लम क्या है हमारी अपकमिंग जनरेशन में, दैट इज़ ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म। और इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग का ट्रेंड हो गया कि उनको लगता है कि ये फैशन है और ये बहुत अच्छा है, पर उनको साइड इफेक्ट्स भी पता है कि अगर हम ड्रिंक ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं लिवर डिजीज़ हो जाएगा। बट बाद में होने से कि अब ये डिजीज़ हो गई है, उससे बेनिफिट है कुछ, इससे बेटर है हम अपने आप को रोक ले, वो चीज़ ना करें। तो आचार्य ने देखो पहले ही बोल दिया है कि मद्य सेवन ना करो। इनको पता है कि आगे की जनरेशन क्या करने वाली है, वो पहले अवेयर कर रहे हैं कि मत करो, पर फिर भी लोग कहाँ हैं मानते कि नहीं वो तो करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ रिलीजियस चीज़ें भी आती हैं, जैसे बोलते हैं ना पूजा पाठ करके क्या हो जाएगा। तो हर चीज़ साइंटिफिकली जो है वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्शन है। जैसे हम जब पूजा करते हैं तो हम एक आसन लगा के बैठते हैं, अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग अलग अलग आसन है। हम पद्मासन में बैठ रहे हैं, नॉर्मल सिद्धासन में बैठ रहे हैं, या कोई वज्रासन में बैठ के पूजा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आसन जो है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाते हैं, हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ को बनाते हैं। फिर हम मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या है कि हम कहीं ना कहीं एक चीज़ पे फोकस करें, काइंड ऑफ मेडिटेशन। और हर इंसान को लगता है मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये पूजा पाठ नहीं कि धूप जला दिया और चलो जी हो गई जय माता दी, ये पूजा पाठ नहीं। पूजा पाठ मतलब बैठ के, इसीलिए बताया गया कि बैठ के ध्यान लगा के मंत्रोच्चारण करते हुए पूजा करो। तो मतलब आप एक काइंड की मेडिटेशन कर रहे हो। उपवास के लिए बोल रहे हैं उसमें, उपवास से क्या है हमारी डिटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी के। बीच बीच में उपवास करने का यही साइंटिफिक कारण है। जैसे सोमवार के व्रत आते हैं तो उस टाइम पे बरसात का मौसम है, वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में बहुत सारा जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उपवास रखने का यही मेन कारण है। या कुछ लोग जो है वो सावन में हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, कुछ ऐसा मानते हैं। या शिव जी के तो नहीं खाना चाहिए, उसका भी साइंटिफिक है कि कहीं ना कहीं पशुओं में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं उस टाइम पे, डिजीजेज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी गंदा है, क्लाइमेट में चेंजेस हैं। तो वो इतना अच्छा है कि हम वो सोच के कर रहे हैं कि भगवान का बोला है, बट अगर हम उसको साइंटिफिकली देखें तो हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो यही चीज़ें जो है वो इसमें बताई है। एक चीज़ और बताई है कि निवृत्त मैथुनम, कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है इंटिमेशन वाली चीज़ों में इंडल्ज नहीं हो रहे, क्योंकि जब भी हम इसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं तो शुक्र धातु से इसको रिलेट करते हैं। शुक्र कम हो रहा है, शुक्र अगर हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो वो हमारी पिछली धातुएं शायद सबको समझ ना आए क्लियरली, बट ऐसा है कि हमारी बॉडी पहले मानो हमने फूड आइटम ली तो उससे रस बनेगा, प्लाज्मा, फिर ब्लड, मसल्स, धीरे धीरे सब चीज़ें बनती हैं। और अगर हमारा शुक्र कम हो रहा है तो धीरे धीरे सब कुछ वेस्टिंग में जाएगा। दूसरा हमारा ओज जो डिपेंड करता है वो शुक्र है। ओज मीन्स इम्यूनिटी।
और इम्यूनिटी बॉडी में है तो आप हर चीज़ से फाइट कर सकते हो। कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि बाहर अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे कीटाणु हैं, ऐसा वायरस फैला हुआ है, तो जैसे हमने कोविड में भी देखा, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो सही रही, जिनकी इम्यूनिटी लो थी उनमें दिक्कत हुई कोविड के टाइम में। तो इम्यूनिटी जो है वो इस पे भी डिपेंड करती है। हर जो पॉइंट मैंने बताया आपको, सबका एंड क्या है कि हमें ओज की प्राप्ति होगी, हमें इम्यूनिटी मिलेगी, और इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फास्टिंग के बारे में बात हुई, तो आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, वो वहीं से निकल के आया एक टॉपिक है। साथ ही साथ में अगर बात की जाए, इन्होंने बताया ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक अब्यूज़, किसी भी तरह का अब्यूज़ करना, ड्रग अब्यूज़ एक्चुअली। तो उसमें क्या है, आप एक बार को तो हर एक जो बुरी चीज़ होती है या फिर हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाती है। और आजकल की यूथ, ये भी बहुत अच्छा बोला आपने कि इतनी ज़्यादा अवेयर है कि वो पहले हम लोग ये सारी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, और उसके बाद डिटॉक्स के लिए भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन बना के खुद ब खुद सेल्फ मेडिकेशन ले लेके अपना लीवर और हैम्पर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, और उसके लिए आपने बोला कि हम पूजा या फिर मेडिटेशन, ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो, हमारा माइंड जब वो थोड़ी रेस्टिंग स्टेज में आए, मैक्सिमम थॉट्स हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली चल ही रहे होते हैं, तो उसकी स्टॉपेज के लिए आप एक कभी भी जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब भी हम ऐसी चीज़ ढूंढते हैं, हम एकांत स्थान में जाएं, वहाँ बैठ के हम सोचें, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम और अच्छे से उस चीज़ से निकल पाते हैं। तो सेम माइंडफुलनेस, आजकल जर्नल राइटिंग शुरू हो चुकी है, लोग मेडिटेशन के लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मंत्र क्लासेस चलती हैं, तो उसमें भी ऐसा बोला जाता है कि जब हम कोई भी मंत्र या कोई भी ऐसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो आप पर्टिकुलर प्लेक्सिस पे टच करिए आपकी टंग, और वो प्लेक्सिस जो है वो इनिशिएट करिए ब्लड सप्लाई, आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करिए। तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, आपने भी बोला, मैं भी बोलूँगी कि ये एक दिन में या एक पॉडकास्ट में कवर करना नामुमकिन है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ डॉक्टर रूपाली, आप इस सारे के सारा जो आपने आज इतना अच्छा टॉपिक डिस्कस किया, प्लीज़ इसका एक कंक्लूजन हमारे व्यूअर्स के लिए दें, ताकि वो एक हम क्या बोलते हैं, जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो हम जो लास्ट में स्वीट डिश होती है ना, पैक करा के लेके जाते हैं, तो एक वैसे ही स्वीट डिश जो है हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ प्रोवाइड करें। लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब मैं इस टॉपिक को सर्च कर रही थी, इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने थोड़ा गूगल भी किया, कुछ आर्टिकल्स भी मिले, तो वहाँ पे एक आर्टिकल था, उसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि टेलोमेरेज एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, तो वो डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और वो जो टेलोमेरेज होता है जनरली इतना, चलो, क्रोमोसोम के एंड पे होता है, और वो धीरे धीरे लाइफ स्पैन के साथ शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर वो अर्ली शॉर्ट होना शुरू हो जाए या उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन जब भी हमारी बॉडी में होंगी तो कुछ ऐसी डिजीज होंगी जिनको क्योर करना बहुत मुश्किल है, इवन दैट कैन कॉज कैंसर। और उस टेलोमेरेज एंजाइम का, अगर जो हमने आचार रसायन का जो चीज़ें बताई हैं, आहार विहार, जो भी चीज़ें, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वो जो टेलोमेरेज एंजाइम का इफेक्ट है, अगर साइड इफेक्ट है, वो कम हो जाता है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाता है। तो कितना बड़ी बात है कि आचार रसायन इतनी बड़ी चीज़ जिसको कैंसर माना जाता है, उसको भी प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी में। तो मुझे लगता है कि आचार रसायन, अगर जितने मैंने पॉइंट बताया, अगर आप उसको कंसाइज करके देखो तो क्या था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। और हेल्थ की डेफिनेशन जैसे आपने बोली थी WHO की, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग या स्पिरिचुअल वेलबींग, तो इसी सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। तो आचार रसायन से हम अगर हम हेल्दी रह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स करने से, फॉलो करने से, कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाने से, तो क्यों ना हम आचार रसायन को फॉलो करें। क्योंकि बोला जाता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग के खेत, जब डिजीज ही हो गई है, जब हमें वो दिक्कत ही आ गई, तब हम सोचेंगे काश मैंने ऐसा किया होता। उससे बेटर है, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना हम पहले इस चीज़, और इसमें मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। कुछ चीज़ें स्टार्ट करना मुश्किल होती है, जब हम स्टार्ट कर लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं, बच्चों में शुरू से वो चीज़ें डाल देंगे, वो शुरू से वैसे चलेंगे, अपने एनवायरनमेंट में हम वैसा रहेंगे, घर पे वैसे रहेंगे, तो मुझे लगता है चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स में अवेयरनेस हो इस चीज़ को लेके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा, वैसे टास्क बड़ा है, बट स्टार्ट करना एक बड़ी बात है कि स्टार्ट तो करें, बाकी अपने आप से स्टार्ट करें, पर्सनल कंडक्ट तो अच्छा करें, अपने घर पे स्टार्ट करें, धीरे धीरे शायद ये अच्छा बढ़े। और मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आचार रसायन, सबको फॉलो करना चाहिए।
तो डॉक्टर रूपाली बिल्कुल सही बोला, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जब हम कोई एक डेस्टिनेशन चूज करते हैं, अगर उसमें स्टेयर्स है तो हम 1 बाय 1 ही कर पाते हैं। अगर हम एकदम से जंप करें तो ये करना मुश्किल नामुमकिन है। और इसी के साथ मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सर्च की थी, जिसमें से आपका एक आर्टिकल था आचार रसायन पे, बहुत ही अच्छा है। और बाद में मैं चाहूँगी कि आप उसका लिंक जो है वो वीडियो में मैं दे दूँगी, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो देन प्लीज़ गो थ्रू दैट आर्टिकल। और साथ ही साथ जो आपने DNA म्यूटेशंस की बात की, तो बिल्कुल ठीक, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लोग जाके ट्री हगिंग करते हैं, ट्री को हग कर रहे हैं जाके, या फॉरेस्ट में चले जा रहे हैं जब उनको ऐसी कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ या कैंसर जैसी कोई भी डिजीज़ हो रही है, जो उनको लग रहा है कि अब हम कहीं ठीक नहीं हो पाएंगे, या फिर तब भी उनको जो वो मेंटल अवेकनिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, विद मेडिकेशंस, नॉट विदाउट मेडिकेशन, आई मस्ट से विद मेडिकेशन, साथ ही साथ में लोग नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ने लग गए, लोग प्लांटेशन ड्राइव्स करने लग गए, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप एक भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 आप पूरा जो ये डेस्टिनेशन है जो मैंने बोला, ये आप पूरा रोड इजीली कर सकते हैं कवर। बट उसके लिए आपको छोटी सी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और जैसे आयुर्वेदा डे के स्टार्ट में मैंने डे 1 पे भी बोला था कि बना ही आयुर्वेदा फॉर प्लैनेट एंड पीपल है। तो ये पूरा प्लैनेट तभी हेल्दी हो पाएगा क्योंकि प्लैनेट इज नेचर और पीपल हम ह्यूमन बीइंग। तो इनका आपस में बहुत ही अच्छा इंटरकनेक्शन है, और ये तभी मेंटेन होगा जब हम थोड़े छोटे स्टेप्स लेंगे, जैसे कि डॉक्टर रूपाली ने बताया। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और इतने अच्छे से हमारे एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दिया, ताकि हमारे व्यूअर्स और हम सबको समझ आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सब व्यूअर्स का भी। जय हिंद, जय आयुर्वेद, नमस्कार।